गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीतीश अग्रवाल क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चैप्टर 2 का चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जो आपके बिजनेस स्टडीज़ में या फिर कॉमर्स में जो कि बहुत ही बड़ा वेटेज रखता है, आज हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करने जाएंगे। आज हम लोग उसके बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों को समझेंगे और हम लोग उसको जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर 2 हमसे कहना क्या चाहता है। अच्छा, चैप्टर 2 का जो नाम है ना, वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है बच्चा लोग? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं तो आप लोग से पहला सवाल मेरे को ये पूछना चाहिए कि भैया ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है और भैया ये मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। हमें तो ये दोनों का मतलब ही नहीं पता, तो हम लोग आगे इस चैप्टर में बढ़े कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को गारंटीड है, आपके मम्मी पापा दादा दादी बचपन में कुछ ना कुछ सिखाए ज़रूर होंगे कि बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, बेटा आपको सच बोलना चाहिए, बेटा आपको ये करना चाहिए, बाबू आपको वो करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो वैल्यूज़ होती है, जो एथिक्स होती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स। वैल्यूज प्लस एथिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चे लोग? प्रिंसिपल्स। जो सही चीज़ और गलत चीज़ में फ़र्क दिखाए और काम को कैसे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स। अच्छा, प्रिंसिपल्स कैन ऑल्सो बी जज एज अ रूल्स, एज अ सेट ऑफ रूल्स। भैया आप लोग को बहुत सारे ट्रैफिक नियम्स पते होंगे जिसमें आपको बोला जाता है कि सड़क पे साइड पे चलना चाहिए, फुटपाथ पे चलना चाहिए। ये भी एक तरह का प्रिंसिपल है। सड़क पे रेड लाइट पे रुकना चाहिए था, ये भी एक तरह का प्रिंसिपल्स है। तो प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी अ सेट ऑफ रूल्स। अच्छा भैया, प्रिंसिपल्स मतलब तो आपको समझा दिए। मतलब आता है मैनेजमेंट का। क्या आता है? मैनेजमेंट का। भैया मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, समझिए मेरी बात को। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है। क्या है बच्चा लोग? मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस जिसके मदद से एक आदमी, क्या बोला मैंने? जिसके मदद से एक आदमी अपना काम, क्या अपना काम किसी दूसरे से करवा ले। क्या करवा ले जी? अपना काम किसी दूसरा से करवा ले, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। उसको क्या कहते हैं बच्चा? मैनेजमेंट। मेरे को आज होमवर्क करना था, मेरे को आज क्या करना था? होमवर्क करना था, लेकिन मैं अपना ये होमवर्क अपने बड़े भैया से करवा लूँगा ना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। इस प्रोसेस के अंदर याद रखना हमेशा दो फोल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा दो फोल्ड। एक होता है इफेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। एक क्या होता है? इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी। सही कॉस्ट पे काम खत्म करना और सही टाइम पे खत्म करना, इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। अगर आपको मैनेजमेंट के बारे में और भी चीज़ जाननी है तो मेरी चैप्टर 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट पे। भैया क्या बोला? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि अगर आपको अपने कंपनी में मैनेजमेंट करना है तो आपको कुछ बातें माननी होगी, आपको कुछ बातें माननी होगी। इसी बातों को लेके हम लोग इस चैप्टर के ऊपर पूरा चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर में दो महान पुरुष हैं। इस चैप्टर में कितने महान पुरुष हैं? दो महान पुरुष हैं जो हमारी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल करने के लिए आ रहे हो। आप समझ पा रहे हो ना? अपनी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल करने के लिए आ रहे हैं। पहला महापुरुष का जो नाम है ना, वो नाम है हेनरी फेयोल। क्या नाम है बच्चा? हेनरी फेयोल। और दूसरा महान पुरुष का नाम है F.W. टेलर। क्या नाम है? F.W. टेलर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल, F.W. टेलर। हेनरी फेयोल, F.W. टेलर। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि हेनरी फेयोल किस बला का नाम है और इसके बारे में हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये हम लोग को समझना होगा। हेनरी फेयोल फ्रांस में जन्म लिया था 1841 में। याद हो गया? मैंने क्या बोला? फ्रांस में जन्म लिया था 1841 में। और इन्होंने क्या किया है? इंजीनियरिंग। क्या कर रखा है इन्होंने? इंजीनियरिंग किया है भैया। उसके बाद भी हम लोग को कॉमर्स में पढ़ना पड़ रहा है। बाबू मैं बोला ना, दो महान पुरुष जो हमारी ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बनाने के लिए आ रहे हैं। इंजीनियरिंग में बेचारे से कुछ हुआ नहीं तो कॉमर्स से आके ज़िंदगी कुछ तो करेंगे ना। अच्छा, मैंने क्या बोला? फ्रांस में जन्म लिया था 1841 में, साथ ही साथ इंजीनियरिंग कर रखा है 1860 में। इन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद एक कोल इंडस्ट्री में जाके काम करना स्टार्ट किया। कोल इंडस्ट्री जैसे हमारे यहाँ कोल इंडिया है इंडिया में, वैसे ही कोल इंडस्ट्री फ्रांस का कुछ और है, उसके अंदर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। काम करने के बाद कुछ ही सालों में वो MD बन गए।
क्या बन गया बच्चा लोग, एमडी। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या नाम होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग बनने के वक्त पे ध्यान से सुनिएगा, एट अ टाइम ऑफ बिकमिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर द पोजीशन, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज टोटली इंसॉल्वेंसी, एट अ इंसॉल्वेंसी। इतना गंदा फाइनेंशियल पोजीशन था वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री का कि वो इंसॉल्वेंट होने जा रहा था। इंसॉल्वेंट मतलब लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब बंद होने जा रहा था। बंद होने के बाद उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। मैंने क्या बोला आपको, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए और उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद वो कंपनी फ्रांस का थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल माइनिंग कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए माना जाता है कि भैया वो जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया था ना, वो सारे के सारे कंपनी को मानना चाहिए, सारे के सारे कंपनी को मानना चाहिए। भैया एक यहाँ पे कैच याद रखना, इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए बाबू लोग। कितने प्रिंसिपल्स दिए, टोटल 14 प्रिंसिपल्स। याद रहेगा बिल्कुल। अच्छा, एक महान पुरुष के बारे में तो आप लोग समझ गए, तो भैया दूसरा महान पुरुष के बारे में भी समझते हैं। दूसरा महान पुरुष यूएसए में जन्म लिया था। कहाँ जन्म लिया था, यूएसए में जन्म लिया था 1878 में। कहाँ पे, 1878 में। और इन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है। इन्होंने भी क्या किया है, इंजीनियरिंग किया है। और इन्होंने भी हमारा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। समझते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद ये स्टील कंपनी, जैसे इंडिया में टाटा स्टील है ना, वैसे ही यहाँ पे यूएसए में कोई स्टील कंपनी था। उन्होंने वहाँ पे नौकरी किया और नौकरी करते के वक्त वहाँ पे देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहां पे क्या देखा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। उस दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए इन्होंने भी प्रिंसिपल्स लाए और साथ ही साथ ये बोले ना बाबा ना, प्रिंसिपल्स में तो अभी मेरा पेट नहीं भरा, मैं और टेक्निक्स दूंगा। मैं क्या दूंगा, टेक्निक्स दूंगा। प्रिंसिपल्स तो दूंगा ही दूंगा, प्लस टेक्निक्स भी दूंगा। प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स देने के बाद इन्होंने सबसे पहले 2 एरिया पे फोकस किया। पहला प्रोडक्शन पे, दूसरा प्लानिंग पे। प्लानिंग का मतलब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। प्रोडक्शन का मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जब हम लोग कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। क्लियर है ये बात? अच्छा, समझते हैं। इन्होंने भी कुछ 5 प्रिंसिपल और 4 टेक्निक के करीबन दिया है, या फिर 4 प्रिंसिपल 5 टेक्निक के करीबन दिया है, जिसके मदद से हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। आप लोग को इतना तक समझ में आया? अब हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एक एक पार्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। अब मैं आप लोग को एग्जाम वाला समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेचर वगैरह को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय हेनरी फेयोल। अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेनरी फेयोल पढ़ने जा रहे हैं। और इन्होंने कितना प्रिंसिपल दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो इन्होंने दिया था 14 प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल दिया था, 14 प्रिंसिपल्स। अगर 14 प्रिंसिपल्स का बात बोलो ना, मैं आपको एक एक प्रिंसिपल्स बाय हार्ट लर्न करवाऊंगा। क्या याद कराऊंगा, बाय हार्ट लर्न करवाऊंगा, और आप लोग बिंदास एग्जाम में लिख के आ पाओगे। अच्छा, सबसे पहला प्रिंसिपल का नाम मेरे साथ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या लिखा हुआ है बच्चा, डिवीजन ऑफ वर्क। समझते हैं बाबू क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, मान के चलते आपके घर में शादी है, मान के चलते हैं आपके घर में क्या है, शादी है। शादी में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि वेन्यू डिसाइड करना, शादी कहाँ पे होगा, केटरिंग डिसाइड करना, खाना कौन बनाएगा, शॉपिंग करना। क्या बोला मैंने, शॉपिंग करना। एक बात बताओ, इतने सारे कामों को क्या कोई एक बंदा कर सकता है? इतने सारे कामों को क्या कोई एक बंदा कर सकता है? मान के चलो आपके घर में मॉम, डैड और आप खुद, ये 3 आदमी हैं आप लोग। आपके घर में आप लोग ये 3 आदमी हो। चलो मैं बोलता हूँ कौन क्या काम करेगा, आप मेरे को समझाइए। अगर मैं मॉम को वेन्यू डिसाइड करने बोल दूँ, अगर मैं मॉम को वेन्यू डिसाइड करने बोल दूं, डैड को शॉपिंग बोल दूं, क्या बोला मैंने, डैड को शॉपिंग बोल दूं, और आपको केटरिंग बोल दूं, क्या आप लोग सब काम सही कर पाओगे? चलिए मैं मान के चलता हूं कि आप भले केटरिंग सही कर भी लोगे, लेकिन क्या वेन्यू डिसाइड मम्मी कर पाएगी?
क्या शॉपिंग पापा, वेन्यू डिसाइड भी मम्मी कर सकती है, क्या शॉपिंग पापा कर पाएंगे? पापा लोग से शॉपिंग नहीं होता है। तो इस प्रिंसिपल में सबसे पहला जो कैच है ना, वो आपको ये समझना है कि भैया हम लोग को वही काम करना है जो काम में हम लोग को इंटरेस्ट हो और जिस काम में मेरा कैपेबिलिटी हो, उस काम में मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए और उस काम में मेरा इंटरेस्ट साथ ही साथ मैं उस काम के लिए कैपेबल होना पड़ेगा। तो एक बात समझते हैं, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो वेन्यू डिसाइड करना चाहिए डैड को, केटरिंग आपको और शॉपिंग मॉम को। इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। जो काम जिसका है उसी को करना चाहिए, आप लोग अपने हिसाब से कोई और दूसरा काम नहीं लोगे। अच्छा सर, यहाँ क्या लिखा है एक बार पढ़िए तो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। ड्यू टू दिस एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर्स इंप्रूव। मैंने बोला ना, एक पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो और वो इंसान को दे दो जिस काम में वो एक्सपर्ट हो, जो काम में वो एक्सपर्ट हो। बहुत अच्छी बात है। दूसरा में आते हैं, 14 प्रिंसिपल है, एक हम लोग ने खत्म कर लिया, दूसरा पे आते हैं। भैया दूसरा क्या है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया क्या बोला आपने? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। A फॉर ऑथोरिटी, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर। क्या होता है बाबू लोग? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। क्या होता है बच्चा लोग? ऑब्लिगेशन। भैया ऑथोरिटी का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। पावर टू टेक डिसीजन, पावर टू टेक डिसीजन। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीद सकता हूँ, मैं रॉ मटेरियल बेच सकता हूँ। ये सारा का सारा होता है तुम्हारा ऑथोरिटी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये काम तुम्हें करना है, ये जिम्मेवारी मेरा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है कि मेरे को ये काम करके देना होगा। तो भैया इन दोनों की जो रिलेशनशिप्स के ऊपर बात किया गया ना, उस बात को हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल्स के रूप में समझेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझो। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ भैया, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? एक मैनेजर है, एक क्या है? मैनेजर। मैनेजर के बाद यहाँ पे कुछ वर्कर्स होंगे। क्या हो गया बाबू? चलो वर्कर्स, ठीक है भैया, समझना मेरी बात को। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर को बोलता है 100 आईफोन बनाने। कितना बोलता है बच्चा? 100 आईफोन बनाने। तो मैनेजर इन लोगों को बोलेगा 100 आईफोन बनाने। लेकिन मैनेजर जो इन लोगों को बोलेगा, इसको हम लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं? हाँ भैया, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम हो जाएगा? ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से काम नहीं होगा। तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको क्या चाहिए? उसको ऑथोरिटी चाहिए। क्या चाहिए बाबू? ऑथोरिटी चाहिए। 100 आईफोन बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, पैसे चाहिए, मशीनरी चाहिए, एरिया चाहिए। तो ये लोगों को ये सारा चीज़ का क्या मिलना चाहिए? ऑथोरिटी। ये सारा चीज़ों को क्या मिलना चाहिए? ऑथोरिटी। अगर ऑथोरिटी नहीं मिलेगा ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मैं आपको अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, अंदर आप लोग समझ के बहुत अच्छे से दिख पाओगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। मैंने आपको बोला डिसीजन लेने का पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। जो आपको काम दिया गया है वो पूरा समय पे होना चाहिए। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द ANR। ANR का मतलब हम लोग का ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ वन ऑफ द एलिमेंट इज मिस, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अचीव। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिस हो गया ना, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल कभी पूरा नहीं होगा। एग्जाम के लिए और केस स्टडी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी एट इक्वल प्रोपोर्शन। शुड बी एट इक्वल प्रोपोर्शन। अगर ऑथोरिटी ज्यादा हो गया तब पर भी मैनेजमेंट फेल कर जाएगा, अगर ऑथोरिटी कम हो गया तब पर भी मैनेजमेंट फेल कर जाएगा। याद रहेगा मेरा ये बात। तो इसीलिए ऑथोरिटी हमेशा क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखिएगा, मैं चैप्टर 12 12 का 12 चैप्टर में ये चीज़ का रेफरेंस दूंगा और उस समय आप लोगों से पूछूंगा कि व्हाट शुड बी द बैलेंस रेशियो ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय मेरे को आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए होगा।
अच्छा भैया, हम लोग दो तो बहुत अच्छा तरीका से पढ़ लिए, अब एक तीसरा लल्लू सा एक तो पढ़ाता हूँ मैं आपको, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नाम है उसका डिसिप्लिन। नाम क्या है उसका? डिसिप्लिन। बाबू डिसिप्लिन का मतलब आप लोग को समझना होगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है बच्चा लोग? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट। एक बात समझो, आप लोग सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना? आप लोग सब बच्चे क्या कर रहे हो? स्कूल जा रहे हो ना? ये स्कूल जाते वक्त, क्या बोला मैंने? स्कूल जाते वक्त आप लोगों को प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनना पड़ता है? प्रॉपर ड्रेस पहनना पड़ता है क्या? प्रॉपर टाइम पे नहीं आना पड़ता है क्या? प्रॉपर बुक्स नहीं लेके जाना पड़ता है? तो क्या ये सबको मैं रूल्स बोल सकता हूँ? क्या ये सबको मैं रूल्स बोल सकता हूँ? अगर आपके पापा सर्विस में हैं तो आपने गौर किया होगा, पापा टाई लगाते होंगे, कोट पहनते होंगे, शूज़ पहनते होंगे, तब ऑफिस जाते होंगे। और अगर उनका 10 बजे टाइमिंग है ना, तो वो 10 बजे एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचते हो। इसीलिए फेयोल ने बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना कंपलसरी है। डिसिप्लिन किसी भी चीज़ को बोला जा सकता है, सही समय पे आना, सही समय पे जाना, काम सही तरीक़े से करना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना, उसको हम लोग डिसिप्लिन बोल सकते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है? मैं क्या बोला? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब फॉलोइंग द प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। मैं आपको पहले ही बताया था, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन आर द की फैक्टर ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट एंड द फेयोल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एट द सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। क्या एक बात बताओ, स्कूल में सिर्फ टाइम पे आ पाते हो? आपका टीचर्स नहीं आता क्या? स्कूल में टीचर्स और आप आते हो, प्रिंसिपल नहीं आता? तो भैया आप एक बात समझिए, क्या सुपीरियर लेवल को भी डिसिप्लिन में रहना होगा? क्या सबऑर्डिनेट लेवल को भी डिसिप्लिन पे रहना होगा? क्या लोअर लेवल को भी डिसिप्लिन में रहना होगा? तो क्या तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसिप्लिन में रहना होगा? हाँ बाबा, हाँ। अगर तीनों का तीनों लेवल अगर तुम्हारा डिसिप्लिन में नहीं रहता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। याद रखिए, ये जो नोट्स है इसको मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और हर नोट्स के ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स के लिए स्पेस छोड़ा। जब आप लोग ये नोट्स को लोगे तब आप लोग को मेरा लेक्चर करते हुए एग्जाम्पल्स को हैंड रिटन देखना और लिखना दोनों है। जैसे पहले वाले में आपको शादी के ऊपर लिखना है, दूसरे वाले के ऊपर आपको आईफोन के ऊपर लिखना है, तीसरे वाले के ऊपर आपको टाटा कंपनी या फिर अपने स्कूल का एग्जाम्पल लिखना है। आप लोग को हैंड रिटन नोट्स या व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिखना होगा कि भैया हम लोग स्कूल टाइम पे जाते हैं, वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। ये सारा का सारा आप लोग को इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है उसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या नाम है? यूनिटी ऑफ कमांड। टॉपिक नंबर 4। भैया बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। भैया बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है, जैसे समझो आप स्कूल से आए, एग्जाम्पल समझिएगा, आप स्कूल से आए, यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, यहाँ पे पापा बैठे हैं। यहाँ से मम्मी बैठी हुई है, लिख देते यहाँ पे पापा बैठे हैं। क्लियर? पापा बोलते हैं बेटा जाओ मेरे लिए मार्केट से कोक लेके आ जाओ, मेरे लिए मार्केट से कोक लेके आ जाओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। क्लियर है? मम्मी बोलती है आओ बेटा लंच कर लो, आओ बेटा लंच कर लो, तुम्हें सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप स्कूल से आ रहे थे, आपकी मम्मी और पापा दोनों बैठे हुए थे, मम्मी ने बोला आपको लंच करने, पापा ने बोला मार्केट से कोक ले आओ। क्या लगता है आपको? क्या आपको दिक्कत महसूस हो रही है? क्या आपके दिल में दुख हो रहा है कि भैया मैं करूं तो करूं क्या? अगर मम्मी का बात नहीं माना तो मम्मी नाराज हो जाएगी, पापा का बात नहीं माना तो पापा नाराज हो जाएंगे। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कंफ्यूजन? क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कंफ्यूजन, कि मैं इसका बात मानूं क्या मैं उसका बात मानूं? इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोला जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंसान को हमेशा एक बॉस का बात मानना चाहिए। अगर उसे बहुत सारे लोगों का एडवाइस मानना पड़ रहा है तो वो उसको कंफ्यूज कर सकता है। वो उसको क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट? समझते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। ध्यान से वन बॉस, एग्जाम में ये लाइन लिखना है। द एम्प्लॉय शुड गेट कमांड फ्रॉम ओनली वन बॉस सुपीरियर एंड
should be accountable to the one superior as the worker get order from the many superior get confused। अगर उसे बहुत सारे सुपीरियर्स का ऑर्डर मानना पड़ गया ना तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं मम्मी का बात मानूं या मैं पापा का बात मानूं। एग्जाम में आप लोगों को यही देखना है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स देखना है। ट्रस्ट मी, मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आज तक किसी बच्चों को 14 प्रिंसिपल लर्न करने में दिक्कत नहीं हुई। मेरे एग्जाम्पल्स को बस ध्यान रखिएगा, गारंटी मेरी। सर हम लोग 4 कंप्लीट कर चुके हैं और आज 3 कंप्लीट करेंगे। 5वां का नाम बताइए। 5वां का नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा सर एक बात समझते हैं। अच्छा भैया एक समझते हैं मेरी बात को। एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है बाबू? एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया। ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ गोल्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ गोल्स होंगे। ये गोल्स कौन बनाएगा? ओनर। कौन बनाएगा बाबू? ओनर। ऑब्वियस सी बात है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं ओनर, तो उसके गोल्स कौन बनाएगा? मैं। लेकिन इस गोल्स को पूरा करने के लिए 2 और होंगे। एक का नाम होता है मैनेजर और एक होता है तुम्हारा सबऑर्डिनेट। मेरे साथ कंप्लीट कर पा रहे हो आप लोग? एक होता है मैनेजर, एक होता है सबऑर्डिनेट। जैसे मान के चलो मेरे को रैंक 1 इंडस्ट्री बनना है। मेरे को क्या बनना है? रैंक 1 इंडस्ट्री बनना है अपना टीचिंग में, मान के चलो। और ये मेरा गोल है। ये किसका गोल है? ये मेरा गोल है। लेकिन अगर ये गोल मैनेजर को पता ही ना हो, मैनेजर के बाद मेरा वर्कर को पता ही ना हो, तो क्या मैं रैंक बन पाऊंगा? क्या रैंक 1 मेरा आ पाएगा? क्या मैं रैंक 1 पोजीशन में पहुंच पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। भैया एक एग्जांपल और दीजिए। भैया नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल और दीजिए, समझाता हूँ, समझो। मान के चलो आप हो, क्लियर है? आपका गोल है 95% लेके आना। आपका गोल है 95% अपने क्लास 12 में लेके आना। इजीली अचीव हो सकता है। ये अचीव करने के लिए आपके पास 2 चीज़ है। एक तो आपका स्कूल है, क्लियर? एक तो आपका ट्यूशन है। एक तो आपका स्कूल है और एक आपका ट्यूशन है। अगर आपके स्कूल के टीचर को आपका गोल पता ही ना हो तो क्या वो हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपके ट्यूशन के टीचर को ये गोल पता ही ना हो तो क्या वो हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। यही बोला गया है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, सबको उनका गोल पता होना चाहिए। सब जो काम कर रहे हो सब एक ही डायरेक्शन में काम करते रहना चाहिए। मतलब सब और सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। समझते हैं भैया क्या लिखा हुआ है? एक बात समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव 1 यूनिट 1 प्लान। 1 यूनिट 1 प्लान। एक बंदा एक प्लान। सारे बंदे सारे एक ही प्लान पे दिमाग लगा रहे हैं। फॉर ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है ना, वो सारे मेंबर के लिए एक ही प्लान होना चाहिए। एन एम्प्लॉय शुड डेडिकेटेड टू दैट प्लान एंड गिव 100% ऑफ देमसेल्फ। गिव 100% ऑफ देमसेल्फ। मतलब वो अपना तन मन धन तो क्या देगा? तन मन दोनों उसको देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। भैया हम लोग ने 5 नंबर भी कंप्लीट कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर प्रिंसिपल को ऐसा लगता है कि मेरे को उसमें और मेहनत की करने की ज़रूरत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस वीडियो एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा उस प्रॉपर प्रिंसिपल पे। इसीलिए बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपको किस प्रिंसिपल में और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा जिसमें ऐसा कोई प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता जो आपको समझ में ना आए। अच्छा, 6 नंबर को थोड़ा होल्ड करते हैं, 6 नंबर को थोड़ा सा होल्ड करते हैं। हम लोग आते हैं 7 नंबर पे। हम लोग क्या आते हैं? 7 नंबर पे। हम लोग आज 7 प्रिंसिपल करेंगे। बच्चा लोग याद रखिएगा, 7 प्रिंसिपल करेंगे। 7 प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। अच्छा, 7 नंबर जो है वो है रेम्यूनरेशन। क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब पता है क्या होता है? पीसा, मैं मारवाड़ी हूँ। पीसा मतलब कैश, कैश मतलब रोकड़ा। जो रोकड़ा के लिए हम लोग काम करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने क्या कर रखा है बाबू लोग? CMA। मैं क्या बना हूँ? CMA में मैंने रैंक 43 भी लेके आया। भैया एक बार रैंक लाया तो हर बार बताओगे? हाँ बाबू बताऊंगा तो ज़रूर। CMA में मैंने रैंक भी लेके आया है और मैंने CMA किया।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन XYZ पे मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिसको जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? जॉब बोलते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये जॉब में मेरा 12 लाख का पैकेज है। कितना लाख का पैकेज है मेरा? 12 लाख का पैकेज है। मैं बहुत ही खुश हूँ, वाह वाह वाह, 12 लाख रुपया है, मस्त मेरा ज़िंदगी कट रहा है। मैंने फर्स्ट डे, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं फर्स्ट डे ऑफिस गया, पूरा खुश था मैं, अरे वाह 12 लाख का नौकरी, अच्छा से काम करूँगा, बहुत अच्छी बात है। मेरे को ना एक बंदा आया मेरे पास एक बंदा आया जिसको हम लोग बोलते हैं प्यून। क्या कहते हैं बच्चा लोग? प्यून बोलते हैं, जो हेल्पिंग स्टाफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेल्पिंग स्टाफ बोला जाता है, जो चाय वगैरह पानी वगैरह ला के देते हैं। वो मेरे पास आया, वो मेरे पास क्या आया बच्चा लोग? वो मेरे पास आया और बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर द जॉब, आप इस जॉब में सिलेक्ट हो गए, आज लीजिए मैं यहाँ का प्यून हूँ, आप यहाँ पे पानी पीजिए। मैं बोला वाह वाह वाह, क्या बात है, यहाँ का सुविधा बहुत अच्छा है। उसने मेरे को वाटर या फिर चाय दिया और बात करते करते मैंने उनके बारे में पूछा तो मेरे को पता चला कि उनका जो सैलरी है वो है 15 लाख रुपए सालाना। मेरे को क्या पता चलता है कि उनका सैलरी कितना है? 15 लाख रुपए सालाना। मेरे को क्या दुख होगा? क्या मेरे को दुख होगा कि मैं 4 साल पढ़ा, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला और मेरे को कितना रुपए का नौकरी मिला? 12 लाख का। और यहाँ पे एक प्यून, मैं किसी को भी नीचे नहीं गिरा रहा, लेकिन एक प्यून जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, जो अनएडुकेटेड अनस्किल्ड वर्कर है, उसको मेरे से ज़्यादा मिल रहा है, उसको मेरे से ज़्यादा मिल रहा है। क्या मैं सही तरीक़े से ऑर्गेनाइजेशन को अपना 100% दे पाऊंगा? आप लोग बताइए, क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन को 100% दे पाऊंगा? ना बाबा ना, मैं ऑर्गेनाइजेशन को 100% नहीं दे पाऊंगा। दैट्स व्हाट्स फेयर टेल कि एक इंसान को उसके औकात के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा इन्हांस हो, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। अगर आप अनस्किल वर्कर हो तो आपको उतना पैसा मिलना नहीं चाहिए, जिससे डिस्क्रिमिनेशन का खतरा खत्म हो जाएगा, एक बार आते हैं और समझते हैं। According to this principle, employee in the organization must be paid fairly and adequately and according to their capabilities. Minimum wages act of the wages and salary paid by the competitor and the financial capacity of the employee. आपको सैलरी किस बेसिस पे मिलना चाहिए? आपके औकात के हिसाब से, मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से। सरकार बोला था 9,000 रुपये से नीचे किसी को साल महीना का मिलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ हम लोग को ये देखना है कि मेरा कॉम्पिटिटर कितना पैसा दे रहा है सेम काम के लिए। जैसे अगर मेरा कॉम्पिटिशन मान के चलो ABC है, अगर मेरा कोई कंपटीशन है जिसका नाम है ABC मेरे को 12 लाख की जगह 24 लाख दे रहा है, तो क्या मेरे को 12 लाख में काम करना चाहिए? आप ही बताइए, क्या मेरे को 12 लाख में काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो जो सैलरी है वो हम लोग कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर क्या है तुम्हारा? कैपेबिलिटीज, औकात। मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर एंड द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय। कंपनी कमाए जा रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी करोड़ों रुपया कमा रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं दे रहा है। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे कंपनी अपने वर्कर्स को कार देते हैं, बहुत सारे बाइक देते हैं। ये सारे के सारे जो दिया जाता है ना, वो कंपनी के रेम्यूनरेशन को मैनेज करने के लिए दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। हम लोग अभी तक कितना कंप्लीट कर लिए? सबसे पहला क्या बोला मैंने? डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या बोला? डिवीजन ऑफ वर्क। आंख बंद कीजिए और मेरी बातों को सुनिए। डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग शादी के बारे में समझे, जिसका काम उसी को करना चाहिए, दूसरा कोई नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई करेगा तो हमारा काम बिगड़ सकता है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ऑथोरिटी का मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी ज्यादा कम हो गया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल खराब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स मानना कंपलसरी कर देना चाहिए, जिसके मदद से कोई भी इंसान रूल्स को नहीं तोड़ेगा। और साथ ही साथ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक इंसान पे एक ही बॉस होना चाहिए। उसको अगर बहुत जन से ऑर्डर मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि भैया जितने भी इंसान है ना, सबको अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरे को ये गोल करना है, मेरे को ये काम करना है, तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। अगर उसे उसका गोल पता नहीं होगा तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और आपको आपके औकात के हिसाब
हिसाब से क्या मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर रेम्यूनरेशन आपके औकात से ज़्यादा हो गया ना, या फिर औकात से कम हो गया, तो आप काम नहीं करेंगे। औकात से ज़्यादा हो गया, जो हम लोग सरकारी नौकरी में देखते हैं कि भैया काम कुछ नहीं आता है, बड़ा बड़ा पेट लेके मस्त आराम से बैठे रहते हैं और वो लोग को लाख रुपया 2 लाख रुपया मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं औकात से ज़्यादा पे करना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 6 प्रिंसिपल्स को ख़त्म कर लिया है, बाकी जो 8 प्रिंसिपल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियोस का वेट कीजिएगा और चैप्टर 2 का बहुत ही बड़ा पोर्शन कल आपके लिए खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।